गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय संविधान का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। मूल अधिकार है जो क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में परिवर्तनीय है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79। कौन मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है? कौन मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है? तो कौन कर सकता है निलंबन? राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। उसके बाद 80 नंबर देखिए, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये संसद को अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है संसद। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये मूल अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये एक नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84। कौन सा अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग का अधिकार है विदेश भ्रमण करने, रहने, घूमने, कमाने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 25। अनुच्छेद 25 के तहत सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, यानी कृपाण अपने साथ रखते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? गोलकनाथ वाद में। गोलकनाथ वाद में उच्च न्यायालय माना था कि मूल अधिकार में, यानी मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है? संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है? तो कौन सा अधिकार है अब? तो कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। आप लोग को बताना है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना में रखा गया है, मतलब मूल अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा के अनुच्छेद कितना में रखा गया है संपत्ति का अधिकार को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है तो एक राजनीतिक अधिकार है। मत देना क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। मत देना एक राजनीतिक अधिकार है। और हम लोग अनुच्छेद 326 के तहत क्या देते हैं? वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। उसके बाद 90 नंबर देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है?
तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है, भाग 4 के क में जोड़ा गया है। ऐसे भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, एसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, संविधान का वह कौन सा भाग है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किनका है, किनके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था, तो यह कथन केटी शाह के द्वारा व्यक्त किया गया था, यह कथन केटी शाह के द्वारा व्यक्त किया गया था। उसके बाद 93 देखिए, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में किया गया। उसके बाद 94 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 46 के तहत निम्न वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है। उसके बाद 95 देखिए, काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96, संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। उसके बाद 97 देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो किस संबंध में होता है, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के मामला में संयुक्त बैठक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामला में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, धन विधेयक के मामला में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद देखिए 98, संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संबोधित तो राष्ट्रपति करता है, परंतु अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ज्वाइंट सेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है, 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो कितने दिन, 60 दिन अगर कोई संसद के सदस्य बिना सूचित किए हुए 60 दिन अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या रद्द कर दी जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 100 नंबर देखिए, भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, भारतीय सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है, तो वेतन का निर्णय संसद करता है, वेतन का निर्णय संसद करता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, निर्णय कौन करता है अयोग्यता के संबंध में, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है, तो धन निर्गमन पर संसद का नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। उसके बाद आगे देखिए 103 नंबर, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री के अलावे सभी सांसद, मंत्री के अलावे सभी सांसद, मंत्री के अलावे सभी सांसद। उसके बाद देखिए 104 नंबर, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो कब हुआ था उद्घाटन? 1927 में, 1927 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। उसके बाद देखिए 106 नंबर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का केवल समय मिलता है, केवल 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव प्रचार करने के लिए। उसके बाद 107 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है, या फिर लोकसभा द्वारा लगाया जाए या फिर राज्यसभा द्वारा लगाया जाए, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो किस आधार पे? संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, संविधान के अतिक्रमण के आधार पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद 110 नंबर देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह के भीतर भर लेना चाहिए? तो 6 माह के अंदर अंदर भर लेना चाहिए। उसके बाद 111 नंबर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 112 नंबर देखिए, वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद 113 नंबर देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो किसको यह अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन को बुलाता है। उसके बाद 115 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो कौन सा विधेयक को? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। समझे? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी कितने समय बाद संसद में रखा जाना आवश्यक है? तो सत्र शुरू होते ही 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश रखना आवश्यक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो किस सूची पे? राज सूची के विषय पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? आप लोग को बताना है। उसके बाद देखिए 118 नंबर, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो कौन थे? एन संजीवा रेड्डी थे। एन संजीवा रेड्डी थे, निर्विरोध जीते थे। उसके बाद 119 नंबर देखिए,
कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति के पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में क्या थे? गृह मंत्री थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई? तो कौन कौन किनकी हो गई थी मृत्यु? एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो किस मामले में प्रयोग किया था वीटो शक्ति? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे। आप लोग के बताना है उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह प्रावधान है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 124 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन सदस्य होते हैं? संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होते हैं? ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद देखिए 125 नंबर, उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समतुल्य है? उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समतुल्य मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य है उपराष्ट्रपति का वेतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है तो कब करते हैं? मत बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 128 नंबर देखिए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो किनका मृत्यु हुआ था? श्रीकांत जी का मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। मात्र एक उपराष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया था। उसके बाद 129 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे? उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे? तो बीबी गिरी। कौन रहे? बीबी गिरी। उसके बाद देखिए 130 नंबर, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिए? तो कौन दे दिए थे? बीबी गिरी दे दिए थे। बीबी गिरी क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, पर उसी बीच में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए ये उपराष्ट्रपति के पद से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग। गणपूर्ति की संख्या कितना होता है? 1/10 भाग, यानी टोटल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित रहेगा तभी संसद का कार्रवाई चलेगा। गणपूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। उसके बाद 132 नंबर देखिए, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम फिल्म अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वीराज कपूर थे जो राज्यसभा में प्रथम बार मनोनीत हुए थे, पर ये फिल्मकार थे, अभिनेता थे। अभिनेता के रूप में प्रथम बार यही मनोनीत किए गए थे। उसके बाद 123 नंबर देखिए, 123 में क्या है? 133, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम अभिनेत्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नरगिस दत्त थी जो पहली अभिनेत्री थी।
राज्यसभा में मनोनीत होने वाली। उसके बाद 134 नंबर देखिए, राज्यसभा में मनोनीत होने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे जो राज्यसभा में प्रथम बार मनोनीत हुए थे। परंतु ये क्या थे? साहित्यकार थे। साहित्यकार के रूप में प्रथम बार मनोनीत हुए थे राज्यसभा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे? राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा BS रमा देवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन 13 मई 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए 138 नंबर, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में 525 निर्धारित की गई थी। ये वर्तमान समय में कितना है? आप लोग बताइएगा वर्तमान समय में कितना है और टोटल सदस्यों की संख्या कितना है? उसके बाद देखिए 139 नंबर, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएगा 12 लाख जनसंख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 140, भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू किया गया? 1976 से भूतपूर्व सांसद की पेंशन की व्यवस्था लागू किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उस समय को शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। उस समय को 0 आवर। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला पे बहस चलता है तो उस समय को 0 आवर कहते हैं, शून्यकाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। ऐसे कर करके 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है। उसके बाद 143 नंबर देखिए, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगा? तो कितने दिनों पर? 60 दिन या फिर 2 माह लगातार एब्सेंट रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 144 नंबर, किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 145 नंबर, किसे लोकसभा के अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद 148 नंबर देखिए, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। यानी मान लीजिए कि कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया तो इसको बढ़ाना, किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया या फिर किसी वैसा कुछ मामला फंस गया तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पर कैसे? संसद द्वारा, मतलब पारित अधिनियम से। उसके बाद 149 नंबर देखिए, भारत में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जनजाति आते हैं चुनकर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150, भारत में कौन, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 150। हाँ, एक दिन में अधिकतम तारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं? एक दिन में अधिकतर तारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में अधिकतम। उसके बाद 151 नंबर, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का
सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो 1972 में पहली बार किया गया था, 1972 में। बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।